भगवंत मान सरकार की नालायकी, नाकामयाबी, नसुखियापन, पंजाब के 2100 गांव पानी में डूब गए। मैं आपके चैनल पर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मैन मेड नहीं, मान मेड ट्रेजेडी है। कि पंजाब की बीजेपी क्या कर रही थी? अगर अप्रैल 2025 में एक एफआईआर दर्ज हुई है तो पंजाब की बीजेपी ने उसमें क्यों नहीं स्टैंड लिया? बीजेपी पंजाब के लोग दावे करते हैं जी कि बीजेपी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जब अवसर आता है तो वो बीजेपी पीछे हट जाती है। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन किया था, एक रिपोर्ट रखनी चाहिए। पहले ही दिन से केंद्र सरकार पूरी तरह हम सब पंजाबियों के साथ खड़ी थी। आज 26,000 लोगों को इस त्रासदी में से रेस्क्यू किया गया है। किसने किया है? ये ऑफिशियल बयान है पंजाब सरकार, एनडीआरएफ। किसने भेजी? पानी में 8-8 फुट पानी में, 7-7 फुट पानी में, 14 फुट पानी में किश्ती लेके मंत्री लोगों से मिलने गए। प्रधानमंत्री आए, पंजाब के हेल्प के लिए आए, हम लोगों के लिए। मुख्यमंत्री कहाँ थे? लेक का टोटल व्यापार जो है वो टूरिज्म पर निर्भर है। आप अगजनी कराते हो, नौजवानों को आगे करते हो। अब घायलों और उसकी लिस्ट बन रही है, उसमें लेके रहने वाले लोग नहीं। किसने बुलाया उनको? साहब, आज भारत 7.8% की विकास की दर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसने बनाई? जीएसटी की जो दरें हैं, हम लोगों को कह रहे हैं जी हमने कम कर दी, लेकिन वो दरें जो फिक्स करी थी वो किसने करी थी? ऐसा है कि वो ट्रंप ने तो करी नहीं थी। वो जो रेट्स थे वो सरकार ने फिक्स किए थे। अब उसी रेट को कम करके हम उत्सव मना रहे हैं। क्या ज़मीनी लेवल पे आपको लग रहा है वाकई महंगाई कम हो? कि जो 99% जो दावा किया जा रहा है, 12% पे जो थी 99% आइटम्स वो 5% पे चली गई। तो ये हम तब नहीं कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आपके पास पुराना आंकड़ा तो इससे ज्यादा था, पहले ही कम लगाई। सरकार को 10 साल लग गए आंकड़ा जुटाने। नहीं, नया टैक्स था, लोगों को लाने में कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही थी 10 साल से। हमने पब्लिक को साथ दिया और जीएसटी को लागू किया। और जीएसटी का रिबेट, आप मेरे को एक कटिंग दिखा दीजिए कि किसी व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हो जीएसटी कम कर। पंजाब में बागडोर जाखड़ साहब के पास है या अश्विनी शर्मा? सब पार्टियों को लोगों ने देख लिया। भाजपा को भी देख चुके हैं। नहीं, भाजपा को अभी मौका नहीं मिला। अब भाजपा को जनता मौका दे रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल पहवार। बिहार चुनाव, लद्दाख में विवाद और जीएसटी उत्सव, ये कुछ शब्द हैं जो आजकल आप हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं। ये सीधे कहीं ना कहीं ये हिट करते हैं भाजपा को, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो इन सब शब्दों का क्या मतलब है, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं और इन शब्दों का आगे क्या प्रयोग होने वाला है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पंजाब केसरी की ओर से जो विषय उठाए हैं उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि पंजाब का बजट, पंजाब की विधानसभा और बाकी मुद्दे हमेशा ही दब जाते हैं। इतनी बड़ी बाढ़ आई, जिस तरह से मैनेज किया गया, कहीं ना कहीं आपदा को दबाने का प्रयास है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब वो ये कह चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री साहब ने जो राहत कोष अनाउंस किया है वो कुछ भी नहीं है। 1600 करोड़ आई थिंक सो है, एक फिगर है जो अनाउंस की गई है। तो पंजाब का जो जिस तरह से आप बात कर रहे हो, खुद कर रहे हो, आप पंजाब में रह रहे हो, आपको पता पंजाब की क्या हालत हुई है बाढ़ में, तो आपको नहीं लगता वो बहुत थोड़ी एक अमाउंट है? ऐसा कि मेरा पावा साहब कहना है, दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। पहला, आपदा आई क्यों, और दूसरा, आपदा के बाद आपदा के लिए जो सरकार के मापदंड हैं उस पर हमने किया क्या। सच तो यह है कि भगवंत मान सरकार की नालायकी, नाकामयाबी, नसुखियापन, पंजाब के 2100 गांव पानी में डूब गए। मैं हैरान था, कल का विधानसभा का सत्र पंजाब का देख रहा था कि आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, और वो स्पेशल सेशन सिर्फ इसलिए बुलाया है कि पंजाब के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, पंजाब की सबसे बड़ी पंचायत उस पर बैठकर कुछ रास्ता निकाले। लेकिन आंकलन करने के बजाय
उन प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय विधानसभा के सत्र का प्रयोग व्यक्तिगत लांछनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आपदा के लिए स्पेशल सत्र बुलाते तो आपदा आई क्यों, उस पर चर्चा नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं भगवंत मान साहब से, स्पीकर साहब से, कि पंजाब में आपदा, कल हाउस कह रहा है मैन मेड नहीं है। मैं आपके एक बहुत विश्वसनीय चैनल है आपका, पंजाब की जनता की और देश की जनता की नब्ज टटोलने वाला चैनल है। मैं आपके चैनल पर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मैन मेड नहीं, मान मेड ट्रेजेडी है, त्रासदी है, मान मेड। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं आपको उसके पीछे के लॉजिक देता हूं। आप, पहला मेरा प्रश्न है कि मान मेड डिजास्टर क्यों है। पंजाब के अंदर अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन पर खुद भगवंत मान जी की काफ़ी वीडियोस आपके पास भी लाइब्रेरी में होंगी, जिसमें भगवंत मान साहब 2018, 19, 20, 21 में स्टेजों पर खड़े होकर बताते थे कि अवैध खनन का अटैची फलां जगह जाता है, अवैध खनन का अटैची फलानी कोठी पे जाता है। आज पिछले 4 साल से वो सत्ता में, लगभग 3.25 साल हो गए। अब वो अटैची कहाँ जा रहा है, क्योंकि अवैध खनन तो भारी मात्रा में हो रहा है। और मेरा आज प्रश्न है आपके माध्यम से, जनता की अदालत के माध्यम से प्रश्न है कि भगवंत मान साहब गांव के गांव त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं खुद गांव में गया, एक एक जगह, गुरदासपुर, दीनानगर, बटाला, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजा संसी, लुधियाना, गांव के गांव लोग सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जो दुस्सी बांध टूटा है, इस बांध को टूटने के पीछे अवैध खनन कारण है। जहां बांध के आसपास की आपने रेत और बजरी निकाल ली और मौका दिया पानी को कि उसको तोड़ के ले जाए। यहां तक कि लोगों ने इससे पहले लगातार 1.5-2 साल धरने दिए। मैं आपको एक इंसिडेंट ऑफिशियली आपके इस पर कह रहा हूं कि 18 अप्रैल 2025 इस पर एक FIR रजिस्टर्ड हुई। ससराली गांव है लुधियाना में जी, कि सतलुज का दूसरी बांध कमजोर हो रहा है। लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में धरना दिया। धरना देने के बाद लगातार आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और फिर ऑर्डर हुआ कि इस पर FIR दर्ज हो। उस FIR में लोगों ने कंप्लेंट दी है कि हमारे क्षेत्र में दूसरी बांध टूट जाएगा क्योंकि अवैध खनन हो रहा है, उसके इतने ट्रक रोज यहां से निकल रहे हैं। इतना कुछ जनता खुद जाके पुलिस स्टेशन में बता रही है। FIR रजिस्टर्ड होती है, पूरा पंजाब करार रहा है, त्राहिमाम मची है। 18 अप्रैल की FIR और 18 अप्रैल से पहले लगभग 1.5 साल का आंदोलन। एक आदमी अरेस्ट हुआ। आप चलिए मेरे साथ गांव के अंदर चलते हैं, गांव के सभी लोगों को बिठा लीजिए, ग्राम सभा बुला लीजिए। आज गांव की कितनी जमीन पानी में चलेगी? 2100 गांव आज पानी में चले गए और रेत खनन होती रही। लोग जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, FIR होती है, आंदोलन चलता है। अप्रैल बीतता है, एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। मई में भी एक भी गिरफ्तारी नहीं होती और स्पीड बढ़ा दी जाती है खनन की। जून में भी एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। बरसात आती है, पर्यावरण विशेषज्ञ कह रहे हैं पानी भर रहा है, पानी भर रहा है और बरसात जुलाई में ज्यादा आएगी। सरकार उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती, एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। वही अगस्त के महीने में त्रासदी बनती है, तो इसको आप प्राकृतिक आपदा कहेंगे कि मान मेड आपदा कहेंगे? किसकी ड्यूटी थी उस FIR पर कार्रवाई करनी? एक अरेस्ट दिखा दीजिए। दूसरा कारण, पहला कारण पंजाब के अंदर अवैध खनन, इसका बहुत बड़ा कारण है और उस अवैध खनन को रोकना था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। मैं दूसरा कारण पूछता हूं, न्यायालय ने कहा कि पंजाब के अंदर अवैध कटाई हुई है, इतनी भारी मात्रा में कटाई हुई है कि बांध के आसपास की जमीनों से पेड़ काट दिए गए। न्यायालय कह रहा, कोई इंक्वायरी लगी इस पे? मैं तीसरा कारण पूछता हूं, 260 करोड़ रुपया इरिगेशन मिनिस्टर मिस्टर गोयल ने विधानसभा के पिछले सत्र में खड़े होकर, विधानसभा के पटल पर, पंजाब की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि 260 करोड़ रुपया दूसरी बांधों की रिपेयर के लिए लगा दिया है।
इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं पूरे पंजाब को कि कोई त्रासदी नहीं आएगी। कहां गया वो 260 करोड़? वो लगा था तो टूटेगी क्यों? चुग साहब, बड़ी बात यह है कि इतना कुछ हो रहा है, जो ये चीज़ें आप बातें बता रहे हैं, क्या आपकी पंजाब की टीम को ये चीज़ें नहीं पता? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं पंजाब कि के आपने आज बात शुरू की है तो तीसरा प्रश्न मेरे प्रश्न है, क्योंकि ये जनता की अदालत है जी। वहां तो भगवंत मान साहब पंजाब के पवित्र सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, दुरुपयोग कर रहे हैं। स्पीकर साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या सदन का कस्टोडियन स्पीकर होता है और कस्टोडियन के सामने सत्ताधार दल के लोग हाथ में पैम्फलेट लेकर वहां खड़े हो रहे हैं? क्या ये सदन का अपमान नहीं है? क्या वहां पैम्फलेट दिखाना अपमान नहीं है, अपराध नहीं है? तो उन्हें खुली छूट क्यों? आप कस्टोडियन है, पंजाब के स्पीकर हैं, आप सभी पार्टियों के स्पीकर हैं, सभी विधायकों के स्पीकर हैं, आप पंजाब स्टेट के स्पीकर हैं। मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं, आपके माध्यम से पूछता हूं, वो 260 करोड़ कहां गया? चौथा प्रश्न पूछ रहा हूं, और मेरे चारों प्रश्नों पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंजाब के से एक बड़ा चैनल है, बुलाए भगवंत मान साहब को, बुलाए, हमें भी बुलाए, वो पंजाब केसरी अदालत लगाए। अगर हम दोषी हैं तो मेरे पे कार्रवाई करिए, मैं कहीं नहीं भागूंगा। अगर ये मान मेड नहीं है तो मेरे पे कार्रवाई करिए। अगर मान मेड है तो जनता के सामने सच तो आए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, पंजाब के अंदर बरसात ज़्यादा होने वाली है और भयंकर होने वाली है, जब सूचना आनी शुरू हुई तो सारे प्रदेश की तैयारी होती है जनवरी में साहब ने मीटिंग नहीं ली, मान साहब ने फरवरी में मीटिंग नहीं ली, मार्च में मीटिंग नहीं ली, अप्रैल में मीटिंग नहीं ली, मई में मीटिंग नहीं ली, और टेंडर लगने थे किसके लिए? जो रेन वाटर को खींच के दूर तक ले जाने वाली नहरें हैं, सभी में घास भरा है, सभी में रेत भरी है। टेंडर लगे, लेकिन आप हैरान होंगे बाबा साहब, क्योंकि उसमें से रेत निकलनी थी। आम आदमी पार्टी की सपोर्टेड जो रेत खनन माफिया है, उसने सरकार के लोगों को कहा आपने रेत निकाल दी तो रेत का रेट गिर जाएगा, इन टेंडर को रोकिए। त्रासदी आने वाली है, त्रासदी के लिए सरकार टेंडर लगाती है, टेंडर लेट लगाती है, लेकिन टेंडर लेट लगने के बाद वहां रेत ना निकले और हमारी खनन का पैसा, चोरी का पैसा, माफिया का पैसा बच जाए। माफिया प्रेशर डालता है और एक PIL खड़ी की जाती है पंजाब स्टेट हरियाणा हाई कोर्ट में, और सरकार जानबूझ के इतना ढीला जवाब देती है कि वो टेंडर रुक जाते हैं। ये नुसिकियापन, नलायकी, और 2100 गांव पानी में डूब जाते हैं। तो ये मान मेड नहीं है। चुग साहब, मेन क्वेश्चन मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब की बीजेपी क्या कर रही थी? अगर 25 अप्रैल 2025 में एक FIR दर्ज हुई है तो पंजाब की बीजेपी ने उसमें क्यों नहीं स्टैंड लिया? पंजाब की बीजेपी के किसी लीडर का कोई धरना नहीं है, कोई बीजेपी लोगों के लिए धरने लगाने में मास्टर लगाई रही है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई, कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी। लगातार भाई साहब पंजाब में बीजेपी ने इन विषयों को लेकर, अवैध खनन, अवैध कटाई और एक माफिया काम कर रहा, हमने लगातार धरने दिए। और आप मतलब जो पंजाब के अंदर कापदा पार्टी और आपदा पार्टी दोनों ही, आपके धरने, कापदा और आपदा दोनों के अंदर नूरा कुश्ती का खेल खेला जाता है। बीजेपी के धरने बेअसर होने लग गया। मतलब असर तो दिख रहा है, तो विधानसभा ने तो ही तो FIR रजिस्टर्ड हुई। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जब कतवाल ही भक्षक बन जाएगा तो रक्षा कौन करेगा? जब माफिया सरगना को बचाने के लिए जिन्होंने पकड़ना था वही उनके साथ मिल गए, तो मेरे पंजाब के 2100 गांव पंजाब के डूब गए। ये एक सिचुएशन हुई, बारिश आई, बाढ़ आई, एक सिचुएशन होके ख़त्म हो गई। अभी लोग उसको अभी झेल रहे हैं लोग, है ना। लेकिन ये एक टाइम था, सेंटर अगर चाहता तो पंजाब का हाथ थाम सकता था। बीजेपी पंजाब के लोग, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन,
बीजेपी पंजाब के लोग दावे करते हैं जी कि बीजेपी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जब अवसर आता है तो वो बीजेपी पीछे हट जाती है। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपको पहले भी इस समय क्वेश्चन आपके किया था सामने एक रिपोर्ट रखनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, पहले ही दिन से केंद्र सरकार पूरी तरह हम सब पंजाबियों के साथ खड़ी थी। आज 26,000 लोगों को इस त्रासदी में से रेस्क्यू किया गया है। किसने किया है? ये ऑफिशियल बयान है पंजाब सरकार का। एनडीआरएफ किसने भेजी? गृह मंत्री लगातार बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। प्रधानमंत्री दिल्ली आते हैं, घर नहीं जाते, पहले मुख्यमंत्री से बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा था, फिर खुद प्रधानमंत्री आते। चलते पानी में 8-8 फुट पानी में, 7-7 फुट पानी में, 14 फुट पानी में किश्ती लेके मंत्री लोगों से मिलने जाते हैं। मैं उनके साथ था जी। हमने कहा कि उन्होंने कहा लाइफ जैकेट डालिए। मेरे को अभी तक याद है, एनडीआरएफ के लोगों ने कहा भाई कोई बात नहीं, किश्ती है। कहते नो सर, 15 फुट पानी है। पर मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री आए, पंजाब के हेल्प के लिए आए, हम लोगों के लिए। मुख्यमंत्री कहां थे? एलओपी कहां थे? स्पीकर कहां थे? आपने इतना अनसीरियस लिया। और आपके चीफ सेक्रेटरी ने उस मीटिंग के अंदर 13,500 करोड़ की डिमांड की। और प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल बयान है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल बयान है कि 13,500 मांगा, हमने 13,600 करोड़ रुपए दिया है। 12,000 रुपया जो एनडीआरएफ का यहाँ पड़ा है और 1,600 करोड़ प्लस। और उन्होंने दिल्ली जाते ही इसे अति आपदा मानते हुए एक और बड़ी राशि इशू की। अब मेरे को बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी वहां से निकले नहीं, लेने आए नहीं, आंसू पोंछने के लिए आप जमीन पर नहीं हो। जी। प्रधानमंत्री खुद बैठे, 25 वजीर, अभी 4 दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई, अभी 33 वजीर और आ रहे हैं। आज भी पंजाब के अंदर 4 केंद्र सरकार के मंत्री घूम रहे हैं लोगों के आंसू पोंछने के लिए, हेल्प करने के लिए। और आप कह रहे हो जी एनडीआरएफ कहाँ है? अरे भाई साहब, केंद्र सरकार के पैसा आया है, अकाउंट में आया है, और आप विधानसभा के पटल पर झूठ बोल रहे हो। आप कह रहे 20,000 करोड़ देना चाहिए। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मैथमेटिक तो बताएं कि रात को सपने में आया कि केजरीवाल साहब ने ये अमाउंट निकाली। कोई भी आपने राशि मांगनी है तो उस राशि का कोई कैलकुलेशन होता है, कोई काउंट होता है, कोई उसकी कैलकुलेशन होती है। 20,000 करोड़, 20,000, अरे आपका चीफ सेक्रेटरी जो आप ही की सरकार का है वो 13,500 करोड़ मांग रहा है और अभी कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं। कोई कल की विधानसभा का सत्र हुआ, क्या स्पेशल गोदावरियां कराने के लिए ऑर्डर हुआ? आंकड़ा निकलेगा कैसे? कितने जानवर मरे? कोई नीचे से तहसीलदार रिपोर्ट भेजेगा, कहीं उसका हिसाब बनेगा। ये खेत 100% उजड़ा है, 50% उजड़ा है, 30% उजड़ा है, इस साल के लिए फसल मरी है कि अगले साल के लिए भी मरी? रेत कितनी आ गई? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस मीटिंग में था जी, जिसमें प्रधानमंत्री किसानों से मिल रहे थे। किसान खड़े होकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री साहब आप आए, हमारे आंसू पहुंच रहे हो, लेकिन कोई पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मत भेजना, सीधा अकाउंट में डालना। कल प्रधानमंत्री ने सभी किसानों के अकाउंट में पैसा डाला है, एडवांस किस्त भेज दी कि भाई आज जरूरत है किसान को। मंत्री घूम रहे हैं कि बताइए क्या खर्च। अभी बताइए, कल इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि 3600 स्कूल्स डैमेज हो गए हैं, 100% डैमेज। विधानसभा के पटल पर बोला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवंत मान साहब वो 3600 की लिस्ट दीजिए, मेरे को नहीं भेजनी, पंजाब केसरी को भेज दीजिए, ताकि उस लिस्ट को लेकर जाएं, कुछ उसके बनाने के लिए बात करें। 20,000 करोड़ का कैलकुलेशन बता दीजिए कि सपने में आया मुंगेरी लाल के और मांग लिया 20,000 करोड़। सरकार के खजाने से पैसा निकलना। अभी तक 1 महीना हो चला, 26 अगस्त 20 अगस्त के कॉल त्रासदी शुरू हुई थी, अभी तक स्पेशल गोदावरी के ऑर्डर क्यों नहीं जारी हुए? किसने करने ऑर्डर? चूक साहब, मैं ये मान मेड त्रासदी है और इसके लिए मैं खुली बहस के लिए भी तैयार हूं। चूक साहब, मेरा अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में जो हुआ, नेपाल में पहले हुआ, फिर वही चीज़ दोहराई गई लद्दाख में। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी की पकड़ कमज़ोर हुई है? नेपाल में बीजेपी है,
नहीं, लद्दाख में तो ऐसा है बीजेपी। कि आप जो नेपाल में हुआ है और जो लेह में हुआ है, आप उसको एक समान नहीं मान सकते। निश्चित रूप से वहाँ लगभग 3 दशकों की उनकी डिमांड थी कि उसको यूटी बनाया जाए और जम्मू कश्मीर से निकालकर अलग यूटी बनाया जाए। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी 30 साल की डिमांड, थुप्स्तान साहब जो इस आंदोलन के नेता हैं, वो उस समय ब्लैक हेयर्स में थे, आज वाइट हेयर्स में हैं। उनके बहुत बड़ा उनका बलिदान है, सत्याग्रह किया उन्होंने। उस डिमांड को 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान लिया और यूटी बनाया। उन्होंने कहा कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, एसटी स्टेट है, उन्होंने कहा ओके। हमारी भाषा पाली भाषा, ओके। उन्होंने कहा हमें रिजर्वेशन इस ढंग से देना चाहिए, ओके। और उसके लिए लगातार सरकार और वहाँ की एपेक्स बॉडी बैठती है, वहाँ से दुबस्तान साहब और 5-6 लोगों का शिष्टमंडल, नॉन पॉलिटिकल, और यहाँ केंद्र सरकार के भी लोग ऑफिसर्स बैठते हैं, एक एक करके चीज़ें निपटा रहे हैं। बातचीत चलती है। 5 अक्टूबर को बात होने वाली है। कोई व्यक्ति आता है, खुलेआम बैठ जाता है भूख हड़ताल पे, लोगों को उकसाता है और जैन जी के नाम पर आगजनी के लिए प्रेरित करता है। आप साहब, लद्दाख यानी लेह, करगिल और लेह का टोटल व्यापार जो है वो टूरिज्म पर निर्भर है। आप आगजनी कराते हो, नौजवानों को आगे करते हो। अब घायलों और उसकी लिस्ट बन रही है, उसमें लेह के रहने वाले लोग नहीं। किसने बुलाया उनको? किसने उनके हाथ में पत्थर दिए? किसने उनको पेट्रोल दिया? किसने आगजनी की बात कही? आप 3 दिन पहले, इस घटना के 3 दिन पहले इसका कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा कार्यालय जलाएंगे, हम शहर के बड़े बड़े ऑफिस जलाएंगे। पर जोग साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये एक शुरू हो गया, सिस्टम शुरू हो गया बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे, लेकिन बीजेपी का ऑफिस जला देना, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक नए तरह का एक जो ऐसा है माहौल कि क्रिएट हो रहा है? कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोली भाली जनता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सफल नहीं होंगे। इसमें भी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने जिस भीड़ को उकसाया, जो अपने में जिंदा नहीं रहे, देश के नागरिक जिंदा नहीं रहे, कौन जिम्मेवार है? किसी ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ा दिए, किसने पकड़ा है? उनको सजा होनी चाहिए ना जी। तो लेह के अंदर जिस लोगों ने लेह के अंदर दहकते हुए शोलों पर लेह को फेंका है, उसके पर्यटन को, उसके विकास को, साहब अगर मैं विकास की लिस्ट दिखाऊंगा कि पिछले 11 वर्षों में लद्दाख, लेह इतना तेजी से आगे बढ़ा। 6 महीने रोड से जा नहीं सकते थे, बंद रहती थी 6 महीने, लोगों को हाई रेट पे एयर बस से जाना पड़ता था। आज जोजिला टनल बन रही है, आज रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इस पे कोई आंकड़े की बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। और टूरिज्म कितना बढ़ा है, लगभग 2400 होटल केवल लेह शहर में बने, 2400 होटल। लद्दाख की बात करें, मैं बिहार की तरफ आना चाहूँगा। अभी बिहार में इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में वो डेट्स आ जाएंगी। तो बिहार इलेक्शन में जो एक बड़ी चर्चा चल रही है कि भाजपा अपने सिटिंग एमएलएज की या उनकी टिकट्स काट रही है, क्या उससे आपको लगता है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश है? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट आवंटन का एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है जी। अलग तरह से सर्वे होता है, सर्वे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठ के चर्चा होती है, नीचे एक बूथ का इंचार्ज क्या सोचता है और हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से लेकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तक घंटों एक प्रोसीजर है ताकि जो नीचे की नब्ज है उस पे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करता है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीजेपी, कहा जाता है कि जो बीजेपी 2014 में सरकार बनी थी सेंटर में, तो प्रशांत किशोर की एक भूमिका थी उसमें। अब प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि बिहार से एनडीए जाने वाली है। ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 2014 में भी प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को देश के जन जन का आशीर्वाद है जी। और 19 में भी जन जन का आशीर्वाद था, 24 में भी है
29 में भी जन जन का आशीर्वाद रहेगा। मोदी भारत के करोड़ों लोगों के लिए नायक हैं और जिस तरह उन्होंने अपने 11 साल का शासन किया है, सेवा की है, वो आज भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक अभिभावक की तरह है कि जो आने वाली मुसीबत के सामने खड़ा होता है, चाहे वो कोरोना का राक्षस हो, चाहे अर्थव्यवस्था की कमजोरी हो, चाहे कोई भी विषय हो, वो सामने आते हैं, खड़े होते हैं और उस समस्या को हल करके देश के लोगों को आगे लेके जाते हैं। साहब, आज भारत 7.8% की विकास की दर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसने बनाया? वर्ल्ड की 5 फ्रजाइल फ्रीजर में पड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। उसे वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बढ़ाया। पहले उसको 12वें 14वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए, इसी साल चौथे नंबर पर लाए और 12,75,000 रुपया कमाने वाले को इनकम टैक्स की रिबेट से जीरो बाहर कर दिया। और यही रेशो 1,50,000 थी, 1,40,000 थी 2014 में। मेरे ना 2 क्वेश्चन है और एक जीएसटी को लेके उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। जीएसटी की जो दरें हैं वो हमने कम कर दी, हम लोगों को कह रहे हैं जी हमने कम कर दी, लेकिन वो दरें जो फिक्स करी थी वो किसने करी थी? ऐसा है कि वो ट्रंप ने तो करी नहीं थी, ना मैंने ना आपने करी होगी शायद, मैंने तो नहीं करी थी। तो वो जो रेट्स थे वो सरकार ने फिक्स किए थे, अब उसी रेट को कम करके हम उत्सव मना रहे हैं। क्या ज़मीनी लेवल पे आपको लग रहा है वाकई महंगाई कम होगी? ऐसा है कि आप किसी भ्रम में हैं। जीएसटी का एक प्रोसीजर था, देश में जीएसटी कैसे लागू हो, तो जीएसटी लागू होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में ये शुरू हुआ और एक लेवल पर आया और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि जीएसटी के स्टेक होल्डर्स कौन है, तो जीएसटी के स्टेक होल्डर्स ने स्टेट्स, उनको बिठाया गया। उन्होंने कहा भी हमारा टैक्स कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि एक चीज़ पर पहले 33% 35% एक्साइज है, उसके बाद सेंट्रल सेल टैक्स है, फिर ऑक्ट्रे है, फिर एंट्री टैक्स है और फिर स्टेट टैक्स है। ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जाल था। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सब लोग बैठकर एक टैक्स जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो चीज मैं आपको जो हमने अब किया नहीं अभी 14 में, ये 14 में फैसला हुआ जो हमने और लागू होते होते 3 साल लगे। 25 में जो हमने किया है वो हम 14 में भी कर सकते। नहीं, कैसे कर सकते थे? आपके पास आंकड़ा क्या था? पहले तो जो पहले की टैक्स थे उससे जीएसटी कम थी। जैसे अभी स्टेट टैक्स थी 13%, 10% थी सीएसटी, उसके बाद आ जाइए लगभग 33% के करीब एक्साइज थी। ये कुल मिलाकर लगभग 49% टैक्सेस थे देश में। पर जो सब जो 12% के जो 99% जो दावा किया जा रहा है, 12% पे जो थी 99% आइटम्स वो 5% पे चली गई। तो ये हम तब नहीं कर सकते थे? कैसे कर सकते थे? आपके पास पुराना आंकड़ा तो इससे ज्यादा था, पहले ही कम लगाई। सरकार को 10 साल लग गए, 10 साल लग गए आंकड़ा जुटाने। नहीं 10 साल कहाँ लगे? अभी तो 18 में तो लागू हुई, चलो तो अभी 7 साल ऐसा ना। आप सोचिए, हमने स्टेट्स को जीएसटी का लाभ और जीएसटी से जो टैक्स आई और जो उसका स्टेट का शेयर बनता था, हमने हर स्टेट को एक्स्ट्रा पैसा दिया और एक नई टैक्स लगाने के बाद वो भी पहले से स्लैश रेट्स पे लगाई। मान लीजिए किसी चीज़ पर 32% एक्साइज थी, 10% सीएसटी थी तो 42, 13% स्टेट टैक्स था तो 45 और 3% लगभग ऑक्ट्रे और एंट्री टैक्स थे। 49% टैक्सेस था। हमने तब भी 49% को 49% को 18% पे लाया, 49% को 28% पे लाए और जब इसको चलाया, क्योंकि नया टैक्स था, लोगों को लाने में को कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही थी 10 साल से, हमने पब्लिक को साथ दिया और जीएसटी को लागू किया। और जीएसटी का रिबेट, आप मेरे को एक कटिंग दिखा दीजिए कि किसी व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हो जीएसटी कम करो। क्योंकि सुओ मोटो किया, क्योंकि सरकार की मंशा एमएसएमई को बढ़ाने की है। सरकार की मंशा गरीब मध्य वर्ग के पास लाभ पहुंचाने की है। विपक्ष के लोग अक्सर कहते हैं कि जब भाजपा वालों से सवाल पूछो तो वो आंकड़ों में उलझा देते हैं। चलो ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं आंकड़े झूठे नहीं बुलाए जा सकते, मैथ में आप गप नहीं लिख सकते। मैं अब दोबारा पंजाब की तरफ आ रहा हूँ। पंजाब में बागडोर जाखड़ साहब के पास है या अश्विनी शर्मा के पास? ऐसा है, पंजाब के अध्यक्ष जाखड़ साहब हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी जी हैं और अभी
क्योंकि जाखड़ साहब का एक बड़ा एक्सपीरियंस है जी। और उस एक्सपीरियंस का भी पार्टी फ़ायदा ले रही है, और अश्विनी जी एक संगठनकर्ता के नाते बड़े स्वीकार्य फेस हैं, उनका भी फ़ायदा ले रही है, और दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में आगे लेके जा रहे हैं। और दोनों की जोड़ी आज पंजाब को भारतीय जनता पार्टी हर फील्ड में, आप देखिए, अब आपदा आई है, लेकिन आपदा में आपदा पार्टी का रोल क्या है साहब? हम ट्रेन लेके आए हैं, ट्रकों के ट्रक लोगों के राहत के लिए लेके आए हैं। आपके जलंधर में ही गोदाम बनाया, लगातार सामग्री पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भेज रही, 7 लगता हरियाणा भेज रहा है, हरियाणा से और कई प्रदेशों ने सीधा मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, सीधी राहत पहुंचाने के प्रयास हो रही। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सोच अपने देश के गृह मंत्री जिन्होंने सारी छोटी रियासतों को एक किया था, सरदार पटेल, उसी सोच पर आज सरकार काम कर रही है कि दर्द पंजाब में हो या दर्द केरल में हो, ये पूरे देश का दर्द है और पूरे देश को मिलकर उसके लिए काम करना है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे लिए नारा नहीं है, हमारे जीवन का मंत्र है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। पंजाब में भाजपा कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ज़मीनी लेवल पे कुछ दिख नहीं रहा। बात सुन लेना पूरी। पंजाब के जो सो कॉल्ड बहुत सारे लीडर हैं, वो सारा जो एक्टिविटी है उनकी वो सारी फेसबुक या इंस्टा पे ही है, रील्स में ही है। सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा के रील्स डाल रहे हैं, इसके अलावा ज़मीन पर कहीं कुछ नहीं है। तो भाजपा के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है कि हम 2027 में सरकार बनाने का दावा करें? ऐसा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, कुछ पुराना इतिहास निकालिए। मैं 96 की भी बाढ़ देखी, 89 की भी देखी, कि केंद्र सरकार से 26 मिनिस्टर ब्लॉक लेवल पर जाकर राहत के काम। ये बात आपने कर दी। नहीं, मेरी अगली बात सुनिए। मैं तो आपसे रोड मैप की बात रोड कर रहा हूं कि रोड मैप क्या है। रोड मैप भी बता। और आज लगभग 35 मिनिस्टर्स अगले 10 दिन में पंजाब में आकर लोगों के साथ उनका दुख दर्द, उनका दिल जीतने का प्रयास। ये गणित का प्रश्न नहीं है, वोटों के लिए नहीं है। वो पानी में खड़ा किसान, वो मजदूर मेरा भाई है, उसकी छत नहीं गिरी, हमारी छत गिरी है, उसके घर में बच्चा भूखा नहीं है, मेरे घर में बच्चा भूखा है। ये सोच पर हम काम कर रहे हैं। रही बात पॉलिटिक्स की, ऐसा कि पंजाब के अंदर सब पार्टियों को लोगों ने देख लिया, भाजपा को भी देख चुके हैं। नहीं, भाजपा को अभी मौका नहीं मिला। अब भाजपा को जनता मौका दे रही है। उन्हें समझ आया कि संवेदनशील, डायनेमिक, डिसाइसिव अगर कोई लीडर है तो वो मोदी साहब हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब इस इतने बड़े क्लचेस में फंस चुका है, वो मोदी जी ही निकाल सकते हैं। आप देखिए, फाइनेंशियल क्लचेस में पंजाब है। 1 लाख करोड़ रुपया लिया, अभी तक एक वादा नहीं पूरा हुआ। कहते थे 1,000 रुपया बहन को मिलेगा, साल में 12,000 और 5 साल में 60,000। आज 44,000 रुपया हर घर की बहन का पेंडिंग है। आपके घर पे भी पेंडिंग है, मेरे घर पे भी पेंडिंग है। आया है? नहीं आया। कहते थे 5 लाख, मोदी जी ने कहा 2, वो नहीं दी, उसमें रुकावट डाली। 10 लाख रुपया देंगे, 2 अक्टूबर से चालू होगा। कैंप लग गए, मंत्रियों ने उद्घाटन कर दी, अब कहते दिसंबर में देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपने पंजाब का बर्बाद कर दिया। 4 लाख करोड़ रुपया पंजाब पे कर्जा चढ़ा। आपके जवाब में से एक सवाल आया कि केजरीवाल साहब हों या भगवंत मान साहब हों या आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं भी अनाउंस करे तो बीजेपी वाले फ्रीबीज का झंडा उठा लेते हैं। और अब हम बिहार में भी वो चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं। आपने भी अभी बात करी कि ये पेंडिंग है। तो ये आपको नहीं लगता कि फ्रीबीज के चक्कर क्या है? क्या ये ऐसा है कि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया और उसके नाम पर वोट मांगे जी, और वादा किया तो पूरा करिए। फ्री बिजली नहीं हुई, हर घर नौकरी नहीं हुई, हर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, हर बहन को 1,000 देंगे, 24 में का 1,100 देंगे, ना 1,000 आया ना 1,100 आया। और मेरे को याद है आपने बहुत क्लिप चलाई थी जी कि हर फसल पर टॉप अप आएगा। याद है आपको कि बीजेपी की सरकार एमएसपी देगी और हम एमएसपी से ज्यादा टॉप अप देंगे जी। भाई साहब, हर साल में 2 फसलें तो बड़ी हैं और 3-4 छोटी फसलें हैं। आज 4था साल जाने को है, एक टॉप अप आया।
ये टॉप अप का लॉलीपॉप कब खुलेगा, इसका रैपर कब खुलेगा। हमारी इंटरव्यू बहुत लंबी हो रही है, क्वेश्चन के साथ खत्म करूंगा कि पंजाब में बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी या अकाली दल के साथ कोई संभावना? बीजेपी को जनता का आशीर्वाद बहुत, नहीं, जनता का आशीर्वाद तो हो गया, तो कोई गठबंधन भी उत्तर तो मेरे को देना है ना, आपको थोड़ी देना है। जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी और पंजाब को फाइनेंशियल क्लचिस से, सोशल क्लचिस से निकालकर आगे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुग साहब। हमने बात करी चुग साहब से, तो इन्होंने दावे किए हैं, अब आने वाले टाइम में सब पता लगेगा कि कितने दावे सही होते हैं और जो जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो आरोप कहाँ तक सही होते हैं, ये भी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर।